तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब दो चर क्या होता है ये हम आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाएगा। कुछ चीज़ें इस चैप्टर की आपको बता दी जाए तो इसके अंदर दो समीकरण आती हैं जो कि रेखिक फॉर्म में होती है। कहीं भी अगर चर की घात 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा होती है तो इन समीकरणों के नाम होते हैं इसे द्विघात समीकरण, इसे त्रिघात समीकरण, इसे चतुर्थ घात समीकरण। इसी तरह से आगे भी समीकरणों को नाम दिए जाते हैं। लेकिन कहीं अगर x की कोई पावर नहीं होती है यानी सिर्फ 1 पावर होती है पूरी इक्वेशन के अंदर तो उसे कहा जाता है रेखिक समीकरण। क्या कहा जाता है? रेखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ कहा गया है दो चर, मतलब x भी लिया जाएगा और साथ में कोई दूसरा चर भी होगा यानी y भी लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि y ही लिया जाए, आप यहाँ कुछ और अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। रेखिक पता चल गया कि घात इसके अंदर सबसे बड़ी 1 होगी। दो चर वाले पता चल गए कि इसके अंदर x और y दोनों मौजूद होंगे। और समीकरण क्योंकि बराबर कुछ ना कुछ नंबर होगा या बराबर 0 लिखा जाएगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरणें ली जाएंगी। तो आपको दो समीकरणें ही पहले याद कर लेनी है। पहली को हम लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि x की कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर होगी, y की कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर होगी और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है। ये क्योंकि पहली समीकरण है तो मैं यहाँ गुणांकों को 1, b1 और c1 लिख लेता हूँ। ये समीकरण 1 को दर्शाती है। समीकरण 2 को दर्शाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ आपको याद रखनी होगी। ये जो गुणांक यहाँ दिए गए हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, इन गुणांकों के अनुपातों के अकॉर्डिंग ये जो समीकरण होती है रेखिक, मतलब ये जो लाइन हमने खींची है इस लाइन की कोई समीकरण होगी। वो समीकरण और दूसरी समीकरण किस प्रकार से आ रही है? वो समांतर है, वो प्रतिच्छेद करती है या फिर वे समपाती हैं, या फिर वे समपाती है। अगर पैरेलल होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और कोइंसिडेंट होंगी। अगर ये इक्वेशन ऐसी आती हैं तो उनको किस तरह से दर्शाया जाएगा उसी को हम इनके अनुपातों के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी इक्वेशन का अनुपात रखते हैं, मतलब a1 अपॉन a2 यदि बराबर b1 अपॉन b2 के नहीं होगा। क्या बताया गया है? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं होगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेद कैसे होता है? रेखाएं अगर हम बता दें आपको तो एक लाइन ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे आई है, दोनों लाइन ने आपस में एक दूसरे को काट दिया है। दोनों लाइन ने एक दूसरे को आपस में काट दिया है और जब ये लाइन आपस में कट गई हैं तो इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेद रेखाएं। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? प्रतिच्छेद रेखाएं कहा जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। कितनी जगह ये प्रतिच्छेद रेखाएं कट रही हैं? एक जगह कट रही है। कितनी जगह कट रही है? एक जगह। तो इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा और ये रेखाएं संगत होंगी। संगत, ये आपको ध्यान रखना है। संगत बोले तो क्या होती हैं? जो
लाइन आपस में टच हो जाती हैं उनको कहा जाता है संगत। बचपन में कहानी सुनी होगी ना, संगत का असर, तो वही वही चीज यहाँ बताई गई है। टच हुई है तो क्या होगी, संगत होगी। अब आप ये जो केवल एक हल होगा इसको आप अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय भी कह सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि कोई दूसरा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर अनुपात A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, पर बराबर नहीं होगा C1/C2 के, क्या बताया गया है कि x के गुणांक का अनुपात बराबर होगा y के गुणांक के अनुपात के, परंतु बराबर नहीं होगा अचर पद के अनुपात के। तो यहाँ रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो बनती कैसे हैं, एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, इन दोनों रेखाओं को हमने इधर भी आगे बढ़ाया, इन दोनों रेखाओं को इधर भी आगे बढ़ाया, तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो ऐसी रेखाओं को कहा जाता है समांतर रेखा। क्या कहा जाता है, समांतर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइन आपस में कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। जब कहीं भी टच नहीं कर रही हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई हल नहीं होगा। फिर आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये टच नहीं कर रही है तो इस वजह से इनको असंगत कहा जाएगा। इस वजह से इनको असंगत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, असंगत कहा जाएगा। इनकंसिस्टेंट इनको कहा जाता है, कंसिस्टेंट इनको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। तीसरी रेखा अगर हम देखते हैं तो तीसरी इस प्रकार से आ सकती है, यानी A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। मतलब अगर ये सारे अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। ये याद रखना है आपको। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो उसको कहा जाता है समपाती। याद रखेंगे इस बात को। आगे हम देखते हैं, समपाती रेखाएं जो होती है एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आ रही है तो बहुत जगह टच कर रही है, ये तो कंप्लीटली टच हो रही है, तो इनका मतलब ये होगा कि यहाँ अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो उसी को क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। चूंकि एक दूसरे को टच कर रही हैं तो इसको कहा जाएगा संगत। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं अब इस चैप्टर का पहला प्रश्न जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर स्टार्ट। और पहला MCQ प्रश्न हमारे सामने ये रहा। दिया हुआ है 2x + 3y = 11 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा, ये बताना है। तो दिया हुआ है 2x + 3y = 11, x बराबर कितना है, 1 है, तो x बराबर 1 रखने पर जहाँ x होगा उसकी जगह हम 1 रख देंगे, तो बन जाएगा 2 × 1, यहाँ 2 और कोई निशान बीच में नहीं है तो यहाँ गुणा लगेगा, x की जगह हमने 1 रख दिया है, प्लस 3y बराबर बन जाएगा 11, 2 ही कम 2 बन जाएगा, ये 2 इधर प्लस है तो उधर जाकर बन जाता है माइनस, 3y बराबर बन जाएगा 11 - 2, जिसको हम माइनस करके लिख सकते हैं 9। ये 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, y बराबर बन जाएगा 9/3, जिसको हम काट कर लिख देते हैं y बराबर 3। और y बराबर 3 हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आप इस तरह के आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कर सकते हैं। आप नंबर अलग अलग लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी x बराबर दिया गया है और y का मान पूछा गया है, आगे हो सकता है कि y बराबर दे दिया गया हो, x बराबर पूछ लिया गया हो, तो इनकी प्रैक्टिस आप अपने आप से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14, x - y = 2 का हल होगा। वैसे तो आपको ये समीकरणें हल करनी आगे आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन फिर भी ये MCQs में प्रश्न दिया गया है, इसको हम हल कर कर देख लेते हैं किस प्रकार से हल होगा। दिया हुआ है x + y = 14, समीकरण 1 मान लेंगे।
दूसरी है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों को जब हल किया जाएगा तो आपको ये चेक करना है कि x बराबर है या y बराबर है। जो बराबर है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो आप इनको बराबर करेंगे। दूसरी बात, बराबर किसको करेंगे, x को करें या y को करें। तो ऐसे नंबर को आप बराबर करने की कोशिश करेंगे जिनके निशान पहले से ही अलग अलग हों। तो यहाँ y के निशान अलग अलग हैं और पहले से ही बराबर है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है जोड़ने पर, जोड़ने पर। और आपको ये प्रश्न जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है, मतलब जैसे कराया जा रहा है ऐसे ही अगर आप सेम टू सेम शॉर्ट क्वेश्चन में कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। x और x दोनों प्लस है तो ये बन जाएंगे 2x, y प्लस है y माइनस है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और इधर 14 और 2 जोड़ दिए जाएं तो 16 बन जाएंगे। 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर 16/2 बनेगा, जिसको हम काटने के बाद x का मान 8 लिख सकते हैं। x का मान 8 आया है तो 8 ऑप्शन में एक जगह दिया हुआ है बी में, और बी ही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी y का मान निकाल लेते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में ही रखना है क्या जी, कहीं और भी रख सकते हैं क्या जी? हाँ, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसको रखा जाएगा तो समीकरण 1 को आप ऐसे ही रख लेंगे पहले, बराबर 14, x की जगह आपको 8 रखना है, प्लस y बराबर 14। ये 8 इधर प्लस है तो उधर जाकर बन जाएगा माइनस, y बराबर बन जाएगा 8, 14 माइनस 8, y का मान आप निकाल सकते हैं 6 आ जाएगा, और x का मान आया है 8, y का मान आया है 6। यही दोनों ऑप्शन, यही दोनों आंसर हमें ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आने वाले, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई जाएगी तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया जाए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन लग सकता है, ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन लग सकता है। दिया हुआ है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं को इंसिडेंट लाइन निरूपित करती है। देखते हैं पी का ऐसा क्या मान होगा जिससे ये सारी रेखाएं एक समपाती हों, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हों। तो समीकरणें जो दी गई हैं सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे। पहली समीकरण दी हुई है 3x माइनस वाई बराबर 8, दूसरी समीकरण दी हुई है 6x माइनस पी वाई बराबर 16। इस समीकरण और इस समीकरण दोनों की हम तुलना कर लेंगे। किस समीकरण से? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, क्या काम कर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, ये जो समीकरण दी गई है इसमें बराबर 0 बना लेंगे, यानी 8 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 3x, बन जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 8 प्लस है उधर जाकर माइनस। इसी प्रकार से ये 6x माइनस पी वाई 16 इधर आकर माइनस 16 बन जाएगा बराबर 0। अब कराएंगे हम इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना करा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करा देंगे 0 से। तुलना करने पर जब इनकी तुलना करेंगे तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलती है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो a का मान बनेगा, a1 का मान बनेगा 3, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, b1 का मान बनेगा -1 और c1 का मान बनेगा -8, c1 का मान बनेगा -8, c1 का मान हमें देखने के लिए मिला है -8। इसी प्रकार से यहाँ a2 का मान देखने के लिए मिलेगा 6, b2 का मान देखने के लिए मिलेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 की जगह आपको p देखने के लिए मिलेगा -p, और c2 की जगह आपको देखने के लिए मिलेगा -16।
अब आपको क्या कर देना है, आपको इनके अनुपातों के मान निकाल देने हैं। A1/A2, A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, जिसको काट कर हम लिख सकते हैं 3 × 3 3 दूनी 6, मतलब 1/2 बन जाएगा। इसी प्रकार आप B1/B2 का मान निकाल देंगे। B1/B2 का मान कैसे निकल करके आएगा, B1 का मान -1 है और B2 का मान -P है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/P बचेगा। इसी प्रकार आप C1/C2 का मान निकाल देंगे। C1/C2 का मान देखने के लिए मिलेगा -8/-16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 एक 2 बार कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अब हम जानते हैं जब ये रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं कैसी है, लिख देंगे इस बात को, रेखाएं समपाती है, कोइंसिडेंट है, समपाती है, तो क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। अब हमें A1/A2 का मान रख देना है, जो कि हमें देखने के लिए मिला है 1/2 बराबर किसके होगा, B1/B2 के, जिसको हम लिख देंगे 1/P बराबर किसके होगा, C1/C2 के, जिसको हम लिख देंगे 1/2। अब ये तीनों मान बराबर है तो 1/P को आप चाहे इसके बराबर रख दें, 1/P को चाहे आप इसके बराबर रख दें, तो हमें देखने के लिए मिलता है 1/2 बराबर हो जाएगा 1/P। इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा और P का मान हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा 2। P का मान क्या देखने के लिए मिलेगा, 2। यदि P का मान 2 आ जाए, यदि P का मान 2 आ जाए तो ये रेखाएं आपस में समपाती होंगी। ऑप्शन बी में हमें 2 देखने के लिए मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से और आगे आने वाले क्वेश्चन भी प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए या समांतर रेखाओं के लिए आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। जो अभी पीछे प्रश्न किया है उसके ही जैसा प्रश्न है, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज कर दी गई है। दिया हुआ है 3x + 2py बराबर 2 होगा और 2x + 5y + 1 बराबर 0 होगा। द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब ये रेखा और ये रेखा जो होती है वो रेखाएं समांतर हैं, तो P का मान हमें ज्ञात करना है। अगेन हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे वाला किया था। 3x + 2py बराबर 2 है, तो इस 2 को उठाकर इधर ले आएंगे, बन जाएगा 3x + 2py - 2 बराबर 0। इस समीकरण की हम तुलना कर लेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ऐसे ही दूसरी, चलो इक्वेशन की तुलना ही कर लेते हैं। पहले A1 का मान आ जाएगा 3, B1 का मान आ जाएगा 2p। अब कहेंगे कि जो 2p कैसे आ रहा है, तो y से y कैंसिल होगा, बाकी जो यहाँ बचा और यहाँ बचा वो एक दूसरे के मान बन जाते हैं। C1 का मान आपको -2 देखने के लिए मिलता है। दूसरी समीकरण जो हमारे सामने दी गई है उसको लिख लेते हैं। 2x + 5y + 1 बराबर 0, इसमें तो पहले ही 0 दिया हुआ है, तो इसकी A2x + B2y + C2 बराबर 0 से डायरेक्ट तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलता है, A2 का मान आपको 2 देखने के लिए मिलेगा, B2 का मान आपको 5 देखने के लिए मिलेगा और C2 का मान 1 देखने के लिए मिलेगा। ये रहा A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। अब हमें यहाँ अनुपात निकाल लेने हैं। A1/A2 होगा, तो A1 का मान 3 बनेगा, A2 का मान 2 बनेगा। इसी प्रकार से आप B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2, यहाँ पर B1 का मान 2p है और B2 का मान 5 है। इसी प्रकार से आप C1/C2 निकाल लेंगे। C1 का मान -2 है और C2 का मान 1 है। आप देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इस बात को हम लिख लेते हैं, रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो समांतर होने की कंडीशन क्या होती है वो हमें लिख लेनी है। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के
और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। मतलब हमें जो बराबर दिया हो, बराबर हम जानते हैं उन्हीं को सिर्फ यूज करेंगे। क्या क्या होगी, A1/A2 बराबर किसके होगा, B1/B2 के। C1/C2 को हम यहाँ से हटा देंगे। A1/A2 का मान हमें देखने के लिए मिलता है 3/2। B1/B2 का मान हमें देखने के लिए मिलता है 2P/5। यहाँ करा दी जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, या 2 को इसके अपोन में ले जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो 5 की 3 में गुणा करी जाएगी तो बन जाएगा 3 गुणा 5। 2 इधर ऊपर है तो वो आ जाएगा नीचे, 2 गुणा 2, और इधर सिर्फ बचेगा P। ऊपर 5 दिया बन जाएगा 15, नीचे 2 दूनी बन जाएगा 4, बराबर बन जाएगा P। और 15/4 हमारा P का मान आ जाएगा, जिसके लिए P का मान 15/4 है। अगर इसको यहाँ रख दिया जाए तो ये समीकरण और ये समीकरण परस्पर समांतर हो जाएगी, और 15/4 हमें ऑप्शन ए में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, रेखिक समीकरण 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। इस समीकरण, ये जो दो समीकरणें दी गई हैं, इनके हल क्या होते हैं। ये जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस चैप्टर में वहाँ ही शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि कौन से हल किस किस तरह से क्या क्या होते हैं। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है 2x + y = 5। इस 5 को उठाकर इधर लेकर आएंगे, बनेगा 2x + y - 5, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आकर माइनस बन जाएगा, बराबर 0। इसकी हम तुलना करा देंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x + 2y = 8। इस 8 को उठाकर इधर लाएंगे, बनेगा 3x + 2y - 8 = 0। इसकी हम तुलना करा देंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना। जब इन दोनों की हम तुलना कराते हैं तो हमें यहाँ a1 का मान बताइए ज़रा क्या देखने के लिए मिलता है, 2 देखने के लिए मिलता है। b1 का मान यहाँ पर 1 देखने के लिए मिलता है। c1 का मान यहाँ पर -5 देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर a2 का मान 3 होगा, b2 का मान 2 होगा, और C2 का मान -8 होगा। अब हमें करना क्या होगा, क्योंकि हमें निकालने हैं कि इनके हल कैसे होंगे। तो हल निकालने के लिए आपको अनुपात चेक करने होंगे कि किस तरह के अनुपात आ रहे हैं। मतलब a1/a2 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, a1/a2 के मान 2/3 बन जाएगा। इसी प्रकार b1/b2 का मान निकाल दिया जाएगा। b1 का मान 1 है, ये रहा, और b2 का मान 2 है, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप C1/C2 का मान निकाल देंगे, जो कि बनेगा -5/-8। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, 5/8 बन जाएगा। और अगर पहले दो मान ही अगर अलग अलग आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। चेक कर लेंगे एक बार। ये A1/A2 का मान 2/3 है और B1/B2 का मान 1/2 है। तो ये दोनों ही समीकरण जो अनुपात हैं वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। और जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दो लाइन इस तरह से एक बार कहीं कटेगी। और जब एक बार कटेगी तो उसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। अब एक हल तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक हल अगर है तो इसका मतलब कोई दूसरा हल तो उसका नहीं होगा ना। और जब कोई दूसरा हल नहीं होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय। और ऑप्शन ए में इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग तरह के प्रश्न लेकर, अलग अलग तरह की संख्या लेकर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आपको कहा जा रहा है कि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये करने हैं, और इनके बेस पर आप दो तीन क्वेश्चन अलग लेकर, संख्याएं अलग बदल बदल कर आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।
जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको सिखा देते हैं दो समीकरण जो हमें दी गई होती है, उन दोनों को समीकरणों को हल किस तरह से किया जाता है। समीकरणों को हल करने की कुछ विधियां होती हैं। पहली विधि जो हमारे सामने है उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। क्योंकि आपको अगर इस चैप्टर के प्रश्न करने हैं, 2 नंबर का प्रश्न या 6 नंबर का प्रश्न करना है, तो आपसे समीकरण को हल करने की विधि आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो विधियां हम आपको सिखाएंगे, उन दोनों को ही आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे और एक बार कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को कर करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे और 2 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न को आसानी से फिर आप कर सकते हैं अगर ये दो विधियां आप सीख जाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमारे सामने, हम लिख लेते हैं। एक प्रश्न x + y = 5 होगा, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरी समीकरण 2x - 3y = 4, समीकरण 2 कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि के अंदर किया जाता है कि आप पहले किसी एक समीकरण को पकड़ लेंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ही क्यों करा है, 2 से क्यों नहीं किया है? तो आप चाहे 2 से कर सकते हैं, चाहे 1 से कर सकते हैं। अगर हम 2 को लेकर चलते हैं तो पहले इसको माइनस को इधर भेजा जाएगा, फिर 2 उसके अपोन में जाएगा, तो ये नंबर कुछ ज़्यादा टिपिकल आ जाएगा, जिसको दूसरी इक्वेशन के अंदर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम समीकरण 1 से करते हैं, क्योंकि समीकरण 1 का कोई गुणांक नहीं है, ना x में और ना ही y में। तो लेते हैं समीकरण 1, x + y = 5। ये y प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा, x = 5 - y। इस विधि में आपको करना क्या होता है कि या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, और उन दोनों में से किसी एक का मान निकालने के बाद समीकरण 1 से अगर आपने निकाला है तो उठाकर उसको समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 से निकाला है तो उठाकर आप उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने 1 से निकाला है x का मान, इसको उठाकर आप समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दी गई है पहले उसको लिख लेंगे एक बार। क्या दी हुई है? 2x - 3y = 4। अब जहाँ x है उसकी जगह आप क्या रख लेंगे? उसकी जगह क्या रख लेंगे? बोलिए। 5 - y रख लेंगे। तो 2 तो गुणा में है ना, 2 गुणा क्या बन जाएगा? 5 - y - 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 4। इस 2 की अंदर गुणा करा लेंगे। जब इसकी अंदर गुणा कराई जाएगी तो 5 की 2 से गुणा होगी, 5 दूनी 10 बन जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 2y बनेगा। यहाँ 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 4। माइनस के 2y है, माइनस के 3y है, दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। 10 इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा और 4 - 10 आ जाएगा। यहाँ से -5 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को घटा लेंगे तो -6 बनेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 गुणा में है तो ये इधर बटे में चला जाएगा, और y का मान हमें देखने के लिए मिलता है, y का मान हमें देखने के लिए मिलता है 6/5। क्या देखने के लिए मिलता है? 6/5। अब ये y का मान 6/5 जो आया है, इसे आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम इसको अगेन समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों जी समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्यों रख रहे हैं? तो 1 में इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई गुणांक नहीं है, तो उसको आसान रहेगा हल करना। x + y = 5 दिया हुआ है, y की जगह हम रख लेंगे 6/5, तो x + 6/5 = 5 बन जाएगा। क्योंकि ये इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बनेगा, x बराबर बनेगा 5 - 6/5, जिसको आप लिख सकते हैं एलसीएम लेकर 5, इसकी गुणा इसमें करा दी जाएगी, 5 × 5 = 25 और माइनस हो जाएगा 6, दोनों को घटा देंगे तो कितना बनेगा? 19। 19/5 ये आ जाएगा आपका x का मान। और इस समीकरण, ये जो 2 समीकरण दी जाती है, इससे ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है हल कीजिए। समीकरण में लिखा हुआ होता है हल कीजिए। चाहे आप फिर उसे प्रतिस्थापन विधि, ये जो आगे आप दूसरी विलोपन विधि पूछने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड पूछने वाले हैं, समझने वाले हैं, या आप उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं।
इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सोल्व होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न किस तरह से, इसी विधि से किस तरह किया जाएगा। तो अगली समीकरण कुछ इस प्रकार हम लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 19 समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरी माइनस x प्लस 2y बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब या तो समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए या समीकरण 2 से मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 से ही मान निकाल लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो हमने लिखा है ये हम अगेन प्रतिस्थापन विधि करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लेंगे, x प्लस 2y बराबर 19 बन जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 2y उधर जाकर बन जाएगा माइनस। क्या कह रहे हैं बच्चे कि जी हम y का मान नहीं निकाल सकते क्या? जी बेटा, आप y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप y का मान निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। 2y यही रहेगा, 19 माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ 2 गुणा में है तो ये बटे में जाएगा और 19 माइनस एक्स बटे 2 बनेगा। अब आपको ये मान दूसरी समीकरण में x की जगह रखना होगा, जो कि थोड़ा सा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नए बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस वजह से हम बच रहे हैं कि ऐसा मान ना निकाला जाए। एक प्रश्न और हम आपको करके दिखाएंगे जिसके अंदर ऐसा मान भी रखकर दिखाया जाएगा। इसको अब हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 1 से हमने मान निकाला है। 2 में रखने पर 1 से हमने मान निकाला है तो उठाकर 2 में ही रखा जाएगा। दूसरी इक्वेशन दी हुई है माइनस x प्लस 2y बराबर 1। x की जगह आप रख देंगे 19 माइनस 2y, तो माइनस बाहर रखेंगे, लिखा जाएगा 19 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 1 बनेगा। इस माइनस के अंदर हम गुणा करा देते हैं तो बनेगा माइनस 19, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2y, प्लस 2y पहले से ही मौजूद है और 1 रहेगा जो का तू। माइनस 19 है, इधर उधर जाकर बन जाएगा प्लस 2, 2 प्लस के हैं, 2 और 2 कितने बन जाएंगे? 4y। ऐसे ही 1 प्लस 19, 19 और 1 कितना बन जाता है? 20। तो इधर हमें कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है क्या? y 4 को इधर बटे में भेज दिया जाएगा तो y बराबर बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा 20 बटे 4। इन दोनों को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो y का मान आ जाता है 5। y का मान कितना आ जाएगा? 5। इसे उठाकर रख देंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, 1 में ही रख देते हैं। 1 दी हुई है x प्लस 2y बराबर 19, ये दी हुई है 1। y की जगह हम रख देंगे 5, तो x एज इट इज रहेगा, 2 गुणा 5 बनेगा बराबर 19 आ जाएगा। 2 गुणा 5 आना है, 2 गुणा 5 आना है। 2 गुणा y की जगह हम 5 रखेंगे बराबर 19 आ जाएगा। 5 दूनी 10 बन जाना है बराबर 19 आ जाएगा। 10 इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा, 19 माइनस 10 बनेगा, जिसको घटाकर हम कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं, x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से की जाएगी। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न नंबर तो नहीं होगा, प्रतिस्थापन विधि सीखने के लिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगेन वही हमें काम करना है, समीकरण 1 पकड़ लेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ समीकरण 2 एक कोई सी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही समीकरणें सेम ही लिखी हुई है। तो ले लेंगे समीकरण 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे y की वैल्यू निकाल लेंगे, मर्जी है किसी की निकाल सकते हैं। तो हम अगेन 0.2x यही रखेंगे, 0.3y इधर चला जाएगा, मतलब 1.3 माइनस 0.3y आ जाएगा। ये 0.2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, x का मान बनेगा 1.3 माइनस 0.3y और अपोन में आ जाएगा 0.2। अपोन में क्या आ जाएगा? 0.2। और इस मान को आप समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। रखने पर
देखते हैं समीकरण 2 में रखने पर क्या हमें देखने के लिए मिलता है। x की जगह ये बना हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब जहाँ x है इस x की जगह आपको ये मान रखना होगा, तो बनेगा 0.4x की जगह आप ये मान रख देंगे 1.3 माइनस 0.3y अपोन में आ जाएगा 0.2 प्लस 0.5 ऐसे ही रहेगा और बराबर 2.3 बन जाएगा। अब ज़रा चेक करिए, ये पूरे नंबर के अपोन में 0.2 लिखा हुआ है। अगर 1.3 या 0.3 अकेले के अपोन में लिखा हुआ होता तब इससे हम इसको नहीं काट सकते थे, लेकिन अब काट सकते हैं क्योंकि पूरे के अपोन में लिखा हुआ है। 0.2 टू जा 0.4 बन जाएगा, मतलब ये 2 टाइम कटेगा। इस 2 की गुणा आप अंदर करा देंगे तो ये 13 मान लीजिए 1 मिनट के लिए। 13 दूनी कितना बनता है 26। 1 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम 1 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 दूनी कितना बनता है 6, तो यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.6 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 0.5 एज इट इज रहेगा बराबर 2.3। ये 2.6 जो है ये इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, माइनस के 0.6 है, यहाँ पर y है y, और 0.5 है, तो 0.6 में से 5 जाए कितना बचता है 1, क्योंकि 0 पॉइंट है तो यहाँ भी 0 पॉइंट बन जाएगा और माइनस का 0.1 y बचेगा बराबर 2.3 है। ये 2.6 उधर जाकर माइनस बनेगा 2.3 माइनस 2.6। अब ये 26 है, ये 23 है, 26 में से 23 जाकर 3 बचते हैं तो हम यहाँ 0.3 लिख सकते हैं, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, और माइनस के 0.1 y बन जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। y बराबर बनेगा -0.3 बटे -0.1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3/1। 1 हम नहीं लिखते हैं तो y का मान आ जाएगा 3। y का मान क्या आ जाएगा 3। इस मान को आप उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में हम रख देते हैं, क्या लिखी हुई है 0.2x प्लस 0.3y बराबर बन जाएगा 1.3। y की जगह आपको 3 रख देना है। 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह 3 रख देना है बराबर 1.3 जू का तो रहेगा, 3 तिया 9 बन जाएगा। 0.2x प्लस 0.9 बनेगा बराबर 1.3। ये इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा। 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9। ये 13 है, ये 9 है, 13 में से 9 जाकर 4 बनता है, 0.4 बचेगा, 0.2 आ जाएगा। अब ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। 0.4 अपोन में आ जाएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट कटना है, इससे ये 2 बार कट जाएगा और x का मान हमारा आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम दूसरी विधि करने जा रहे हैं, विलोपन विधि। फिर आप जो विधि आसान आपको लगे आप उससे ही प्रश्न हल करेंगे। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको प्रतिस्थापन से ही सवाल करना है या आपको जो आगे विधि सीखने वाले हो उससे ही सवाल करना है। आप किसी से भी सवाल को कर सकते हैं। और ये सवाल सॉल्व करने के लिए इस टाइप से जो आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाया है, ये 6 नंबर का आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सेम टू सेम यही मेथड या दूसरा विलोपन विधि वाला मेथड जो आपको आसान लगे वो करके दिखाया जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं दूसरी विधि जिसका नाम होगा विलोपन विधि, जिसको आप एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब यहाँ से किसी को एलिमिनेट किया जाएगा और फिर उसको आगे सॉल्व किया जाएगा, तो इस विधि को कहा जाता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ये विधि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये थोड़ी विस्थापन विधि से
प्रतिस्थापन विधि से हल की है। मतलब ये आपको थोड़ी इजी लगने वाली है, ये आपको थोड़ी इजी लगने वाली है, तो आप इसी को प्रिफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 होगा, समीकरण 1। दूसरा x माइनस 3y बराबर 0 होगा, समीकरण 2 है। अब हमें करना क्या होता है, इस समीकरण के अंदर किसी एक नंबर को हटाना होता है, काटना होता है। किसको काटना होता है? जो दिखने में एक जैसा हो। दिखने में कौन एक जैसा है? x है, x है, एक जैसा है। यहाँ y है, यहाँ 3y है, सेम नहीं है, x ही सेम है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। और चूंकि इसका और इसका निशान एक जैसा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ आपको लिख देना है घटाने पर। क्या लिख देना है? घटाने पर। और जब घटाने पर लिखा जाएगा तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और जीरो कुछ होता ही नहीं है, प्लस माइनस। यहाँ x प्लस है, यहाँ x माइनस है, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 3 है, अब ऊपर वाला भूल जाना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाला निशान देखना है। तो प्लस के 3 है और माइनस के 1 है, तो 3 में से 1 जाकर 2y बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, बराबर 26 में से 0 जाकर 26 बचेगा। y का मान, ये 2 इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, 26/2 बनेगा। इस 2 से इस 26 को अगर कैंसिल कर देंगे तो 13 आ जाएगा, y का मान 13 आ जाएगा। इस y के मान को आप उठाकर समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर एक हमें देखने के लिए मिलती है x माइनस वाई बराबर 26। y की जगह आपको 13 रख देना है, x माइनस 13 बराबर 26। ये इधर 13 प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा, x बराबर 26 प्लस 13, जिसको हम जोड़कर लिख देंगे 39। 26 और 13 कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। यही होती है विलोपन विधि। है ना थोड़ी आसान? है या नहीं थोड़ी आसान? तो आप इसको ही प्रिफर करेंगे, आप इससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। है सेकंड प्रश्न विलोपन विधि से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। और देखने में ये प्रश्न बड़ा लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न को जो फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं, भिन्न में नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले आप इनको चेंज करके सिंपल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। ये 2 और 3, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 6। कितना आ जाता है? 6। 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 की गुणा 3 में कराई जाएगी, 3 तिया 9x बन जाएगा, 3 तिया 9x बन जाएगा, माइनस 3 से जब 6 को काटा जाएगा तो कटेगा 2 बार, और 2 की गुणा 5 में कराई जाएगी, 5 दूनी 10y बन जाएगा, बराबर -2 आना है। ये इधर 6 भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, और ये इक्वेशन बन गई सिंपल। 10y बराबर बन जाना है -12। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, क्योंकि 2 तो पहले ही हो गई है ना ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम देखने के लिए मिलता है 6, यहाँ पर भी एलसीएम क्या देखने के लिए मिलता है? 6। तो यहाँ पर हम एलसीएम 6 लिख देंगे। 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, उस 2 की गुणा x में कराई जाएगी, यह बन जाएगा 2x, प्लस इस 2 से 6 को काट देंगे, 3 बार कटेगा, इस 3 की y में गुणा करा देंगे तो यहाँ बन जाएगा 3y, और बराबर इधर बन जाएगा 13/6, क्योंकि यहाँ पूरे नंबर के बटे में 6 है और यहाँ पर भी 13 के बटे में 6 है। जब बराबर से इधर और इधर दोनों चीज़ें सेम जगह या सेम प्लेस पे होती है तो उसको काट दिया जाता है। और दूसरी इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर आप 4 कह सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को चेक कीजिएगा ज़रा, और इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना होगा? या तो x को बराबर करना होगा या y को बराबर करना होगा। अगर हम x को बराबर करते हैं तो फिर क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं तो यहाँ घटाने पर लिखना पड़ेगा, फिर दोनों के निशान बदलने पड़ेंगे, फिर घटाना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ y माइनस में है और यहाँ y प्लस में है, दोनों अलग अलग निशान के हैं, तो हम इन दोनों को ही बराबर कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बराबर कैसे किया जाएगा? तो सिंपल सा तरीका है कि y के साथ जो नंबर यहाँ है उसकी तो गुणा करा देंगे इस पूरी समीकरण में, और y के साथ जो नंबर यहाँ है इस पूरे की गुणा करा देंगे इस नंबर में। और जब इनकी गुणा कराई जाएगी तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलेगा, चेक करते हैं। एक लाइन हम जरा पेज के बीच में बना लेंगे। क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा। जब इस तीन की गुणा इस पूरी इक्वेशन में कराई जाएगी तो 3 नम 27 बनेगा, 27x बनेगा, माइनस इस 3 की गुणा 10 में कराई जाएगी तो 3 ढाई 30 बनेगा, y बराबर इस 3 की गुणा 12 में कराई जाएगी तो 12 दूनी 36 बनेगा, 12 तिया 36 बनेगा, और माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ऐसे ही इस 10 की गुणा जब इसमें करा जाएगी तो 10 दूनी 20 बनेगा x, प्लस इस 10 की गुणा 3 में करा जाएगी तो 3 ढाई 30 बनेगा y, बराबर इस 10 की गुणा जब इसमें कराई जाएगी तो बनता है 130। कितना बनता है? 130। अब यहाँ एक लाइन खींचने के बाद हम लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। तो ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। 27 और 20 को जोड़ा जाता है तो 47 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 47x, बराबर इन दोनों को जब घटाया जाएगा 30, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 94, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। वैसे तो हमने जोड़ने पर लिखा है लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा घटाने के बाद? 130 में से 36, भाई 130 में से 100 जाने के 30 जाने के बाद 100 बचेंगे, 100 में से 6 जाने के बाद 94 बचेगा। 47 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, x का मान आ जाएगा 94/47, और 47 से 94 को काट देंगे तो x का मान आ जाता है 2। x का मान क्या आ जाता है? 2। ये x का मान आप उठाकर समीकरण 1 2 3 4 कहीं भी रख सकते हैं। 1 2 3 4। अब बताइए आप कहाँ रखना पसंद करेंगे? हम पसंद करेंगे 4 में रखना, क्योंकि छोटी इक्वेशन दिख रही है तो हम समीकरण 4 में ये मान रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर तो 4 हमें देखने के लिए मिलेगी 2x + 3y = 13। x की जगह हम 2 रख देंगे, 2 × 2 + 3y = 13। 2 दूनी 4 बन जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3y = 13 - 4 बनेगा। y बराबर 3 इसके बटे में आ जाएगा, इसको अगर हम घटा देंगे तो 13 में से 4 जाकर 9 बचते हैं, अपोन में 3 आ जाएगा। 3 से 9 को काट देंगे तो y का मान 3 बनेगा, y का मान 3 बनेगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखने में प्रश्न हार्ड दिख रहा होगा लेकिन विलोपन विधि प्रश्न को आसान करने में काम आती है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन प्रश्नों की